नहीं, अपने समाज का, अपने जिले का और अपने परिवार का सर गौरव से ऊपर करेंगे। सत्ता में ल चुनूंगा मैं चमारों की गली में बोल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं जो कि इन्होंने कविता के क्षेत्र में भूमिका निभाई है और कई जिलों में अपने पुरस्कार सम्मानित हुए हैं। वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता हुए और इन्होंने फर्रुखाबाद जिले का नाम रोशन किया है। तो हमारे पॉडकास्ट में जगमोहन का स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरा। आज यह बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे किस तरीके से इनकी जर्नी रही। तो जगमोहन, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, जैसे कि आपकी कहाँ से शुरुआत हुई। कब तक क्षेत्र में एजुकेशन सर। सबसे पहले तो आप अगर क्या अपने जीवन और घर से संबंधित बताइएगा किस मेरा तरीके। जो ग्राम पड़ता है शेरपुर उत्तमपुर पड़ता है, ब्लॉक कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद मेरा जो क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ से धीरे से शिक्षा से क्षेत्र में बढ़ने के लिए धीरे से पिताजी ने मेरे बहुत ही संघर्ष से कहानी से मतलब बीती अपनी और अपना कार्य लगन से करते रहे। और हम लोग, मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, तो उन्होंने बहुत ही मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद सब 5 भाई बहनों को सबको एक शिक्षा दी। अच्छा, फिर जब आपकी शिक्षा होती रही, फिर इसके बाद में आप कविता के क्षेत्र में किस तरीके से आपका रुझान, जबकि सभी लोग सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते रहते हैं, तो आप कविता के क्षेत्र में कैसे कविता पहुंचे। क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी कहानी है कि मैं स्नातक कर रहा था। तो स्नातक करते वक्त कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कि अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैं छोटी छोटी रचना लिखता था और उनकी अपनी डायरी में लिख करके सेव कर लेता था। अच्छा अच्छा। तो एक बार मेरी मुलाकात एक सर थे, संतोष कुमार, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरी डायरी देखी, तो उन्होंने पहला मंच मुझे फरकात में दिलवाने के लिए कहा और उस बीच मैंने कविता पढ़ी। अच्छा, जो आपकी प्रेरणा जो अभी कविता के क्षेत्र में बढ़ी, आपने शेर और शायरी लिखी है, जी। तो आपकी प्रेरणा कौन, आपने प्रेरणा को किस तरीके से जाना और फिर अपनी कविता को लिखना चालू किया। एक अदम गौडवी साहब हैं, उनसे प्रेरणा ली। और उससे पहले तो प्रेरणा तो शुरुआत से किसी ली नहीं जाती। जब आप उस क्षेत्र में घुसते हैं तो प्रेरणा उसी समय आपको लेनी चाहिए। और शुरुआत में तो अपने हृदय से ही जो चीज बनती है वो लिखने का कार्य करते हैं। अच्छा, फिर आपका जो पहली आपने कविता लिखी, तो वो क्या उद्देश्य थी कविता लिखने का। उद्देश्य वही है जो मेरा सीधा जो कलम जो मेरी है वो श्रृंगार रस पे चलती है। तो उसी पे एक रचना लिखी थी मैंने कि दिल किसी से कभी तुम लगाना नहीं, नींद रातों की अपनी गवाना नहीं, बीच रास्ते में ये छोड़ देंगे तुम्हें, हुस्न वालों को अपना बनाना नहीं, और मौत आ जाए गलियों में तेरी मुझे, इससे बेहतर कोई भी ठिकाना नहीं, और मेरे महबूब तुझको है मेरी कसम, प्यार करना फिर करके रुलाना नहीं, और जिस जगह कदर गौतम ना हो आपकी, भूल कर इसी महफिल में जाना नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी आपने लाइन लिखी। फिर आपको जब पहला मंच मिला फर्रुखाबाद जिले में, तो आपके जैसे वहां पर डर, एक शंका रहती है कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो उस शंका को कैसे दूर किया आपने। शंका ये थी कि डर तो भाई होता है जो अच्छे अच्छे मंचों पे बैठकर जो लोग पहुंचते हैं वहां पे, वो भी कठिनाइयों से वहां पहुंचे हैं। और मैं नया युवा था और उस लेखन की दुनिया में पहला कदम रखा था। तो वहां पे एक डॉक्टर सिमो अम्बर जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात कवि हैं। उनके बीच में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला और मैंने उनके साथ पहले ही रचना जो कहते हैं एक शेर पढ़ा था। तो उन्होंने वहीं समझ लिया, हाँ अच्छा कि मेरा था कि रोने वाली बातों पे ओठों ने हंसना सीख लिया, क्या इतना काफी होगा, इस दुनिया में जीना सीख लिया, और झूठ को कैसे सच करना है, सच को कैसे झूठ, झूठ को कैसे सच करना है, सच को कैसे झूठ, हमने भी सब जादू खेली खेल तमाशा सीख लिया। ये पहला था। तो उन्होंने बहुत ही वाहवाही की और उन्होंने बोला था कि पढ़ने जाना। जो मेरे संतोष सर थे उन्होंने कहा पढ़ने जाना, तो ये समझना मेरे सामने पब्लिक जो बैठी है वो कुछ नहीं जानती है। अब सामने वालों को आप कुछ नहीं जानोगे तभी वो पढ़ पाओगे, अगर जानो वो मेरे सामने इतने बड़े हैं तो आप हिचक जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे। तो आपने अपना जो पहली कविता वहां पर उस मंच पे बोली, फिर आपको किस तरीके से प्रोत्साहन मिला। उसका लोगों ने वहां देखा, मेरी रचनाओं को बहुत ही नाम बड़ी करी और धीरे धीरे ये कहा कि आप लिखते रहो। फिर लोगों से जुड़ाव हुआ, संपर्क हुआ, तो लोगों ने समझा किसी कलम सही चलती है, तो लोग मुझे फिर बुलाने लगे, इनवाइट करने लगे। अच्छा, जिसे आपने कहीं, जिसे आपको पहली जब जीत मिली उस मंच पे, जो व्यक्ति आदमी सोचता है कि वहां पर मंच पे बैठ ही जाए, और उस मंच पे आपने बोला, अपनी कविता प्रस्तुत किया, वो जीत को कैसा आपने फील किया। फिर ये लगा कि हाँ शायद आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को कहते हैं हाथ पकड़ लो या कलम पकड़ लो, तो उसको थोड़ा अगर सहारा दोगे तो शायद वो आगे निकल जाए। तो शायद मेरा पहला कदम संतोष सर के लिए था जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाया और मुझे उस मुकाम पर पहुंचा करके मुझे ये लगा कि शायद अब मैं कुछ कर सकता हूँ इस क्षेत्र में, साहित्य की दुनिया में। अच्छा, जिसे जिसे हमारी आपकी एज के लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं, कोई पुलिस में हो जाता है, कोई एसएससी में जाता है, अलग अलग विभागों में जाते हैं, पर आपने जो है कविता के क्षेत्र किस तरीके से अपना लिया।
कविता क्षेत्र अपनाने के लिए देखो, किसी फैमिली होती है वो पहले ये कहती है कि जॉब की तरफ आगे बढ़ो। भाई मेरी फैमिली ने भी कहा जॉब के लिए आगे बढ़ो। वो ये नहीं कहते हैं कि आप ये क्षेत्र छोड़ दो, उनका मकसद है कि पहले नौकरी लो फिर इस क्षेत्र को बढ़ो। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर नौकरी के क्षेत्र के लिए भागूंगा तो जो मेरी बनाई हुई पूंजी है वो तब तक आगे के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये थिंकिंग, जब सोचोगे तभी कुछ लिखोगे, जब वो सोच ही खत्म हो जाएगी तो फिर उस पर क्या कार्य कहाँ से करेंगे। जैसे कहने मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब है कि जब आप अपने शौक को पूरा करोगे तो बाकी में उसमें ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, क्योंकि शौक से आप हर चीज जब करोगे तो उसमें ऊंचाइयों की ओर जाने का प्रयास रहता है। जब हम किसी बिना शौक के हम लगे रहते तो उसमें ना शौक ही पूरी हो पाती और ना ही आपका जो काम करना चाह रहे वो हो पाता है। तो आप जब उन्होंने कलम की ओर ध्यान दिया और इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं, ऐसी शेर और शायरी लिखी हैं जो व्यक्ति को अंदर से झिंझोड़ जाती हैं। जब आपका पहला मंच मिला, आपको पुरस्कार मिला, फिर आपके घर वालों का किस तरीके से विचार बदला? ये शुरुआत में रुझान तो घर वालों का अच्छा था, फिर धीरे धीरे पढ़ाई से थोड़ा रुख मुड़ता चला गया। घर वाले चिंता करने लगे कि अब आगे क्या करेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा ये थोड़े थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिएगा। उस टाइम फिर पेपर लगे हुए थे तो परीक्षा के तौर पे घर वालों ने मुझे ये कहा कि आप परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद ये कार्य करिए। फिर परीक्षा भी दिए, पास भी हुए, फिर कार्य पे पुनः लग गए। अच्छा, जब आपने अभी जल्दी में आईआईटी कॉलेज कानपुर में भी आपने पुरस्कार जीता है, उसकी जर्नी क्या रही आपकी? उसकी जर्नी ये थी कि मेरे को फोन आया था, तो ये कहा था कि जिले में जो भी स्पीच देगा तो जो टॉप पे जाएगा उसको आईआईटी कानपुर भेजा जाएगा, जो जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं था, एक लड़की और थी, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो 2 लोगों ने टॉप किया था। उन 2 लोगों को आईआईटी कानपुर भेजा गया था, जो G20 शिखर सम्मेलन था उसमें प्रतिभाग किया था और जिले का नेतृत्व करने के लिए मुझे मुद्दे दिए गए थे। इस पर महंगाई, रोजगार और युवाओं की जो परेशानी, उस पे मुद्दे पे बात करने के लिए आईआईटी में मुझे बुलाया गया था। अच्छा, जब आपने वहां पर ऐसे मुद्दों पे आप चर्चा की तो किस तरीके से आपने अपने मुद्दों को रखा? वैसे उस आईआईटी कॉलेज में जी शिखर सम्मेलन था, वहां पे ये था कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, पर मैंने प्राथमिकता वहां पे दी कि मैं हिंदी में ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी जो राज्य भाषा है वो हिंदी ही है। तो मैंने शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे ये रखे कि व्यक्ति को उसी धारा में बहना चाहिए जो धारा जिधर उनका माइंड जा रहा हो। किसी बच्चे को या पेरेंट्स को अपनी थिंकिंग बच्चे पे नहीं थोपनी चाहिए। अगर आप अपनी थिंकिंग सौंपेंगे उस पे तो वो कार्य उस पे नहीं कर पाएगा और विचलित दिशा में बह जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बात सही। तो आपने अपने शौक भी पूरे किए, फिर वहां से जब आपने पुरस्कार जीता, फिर इसके बाद में आप लखनऊ में भी आपने पुरस्कार जीता। लखनऊ में हिंदी जो काव्य संगोष्ठी होती है उसमें बुलाया गया था, तो एक लेखन लिखवाया गया था, उसपे पत्र लिख करके उसमें बताया गया था। तो उसमें पत्र लिखा था तो मुझे साहित्य हिंदी की तरफ से पुरस्कार दिया गया था, जो लखनऊ का है। उसके बाद कई पुरस्कार मुझे मिले हैं, वो तो रायपुर से जो छत्तीसगढ़ पड़ता है वहां से, महाराष्ट्र से और दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन से पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं। अच्छा, जो आपकी ये जो आईआईटी कॉलेज में वो कविता रही वो क्या रही? वहाँ कविता नहीं, वहाँ विचार रखे गए थे कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं और युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया सकता है, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो सकती है, उस मुद्दे पर बात रखी थी। अच्छा, फिर आपने जब लखनऊ में आपने पुरस्कार जीता तो वहाँ आपने किस तरीके की कविता लिखी थी? कविता वहाँ पे एक छोटा सा एक शेर है हमारा कि श्रृंगार पे पढ़ना चाहूंगा कि कहते हैं कि दर्द को सहना जानते हैं, दर्द को सहना जानते हैं, प्यार को उल्फत बनाना जानते हैं। क्या कहा बिछड़कर मर जाएंगे, क्या कहा बिछड़कर मर जाएंगे, जा तेरे बगैर भी जीना जानते हैं। वाह, क्या आपने, आपका श्रृंगार ही रस है। तो आपको कहने करुणा जो एक भाव होता है, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार की जो 2 धाराएं होती हैं, एक होती है वियोग और ये एक होती करुणा। अच्छा, करुण रस जो होता है वो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के चले जाने पर होता है। वियोग माने क्या होता है कि कोई चीज चला गया, और करुण माने मतलब कोई छीन गया या खो गया। जैसे आपका फोन है, कोई अगर छीन ले गया तो क्या वो हृदय में करुण उत्पन्न होगा, तो करुणा वो करुणा से होता है। और वियोग रस वो होता है कि मैंने प्रेमी या प्रेम के लिए जो मुझे छोड़ के गया उसकी यादें दिल में बनी रहे, वो वियोग रस होता है, उसके लिए आप लिख सकते हो। अच्छा, आपने जो वियोग रस पे आपका, हाँ वियोग रस है हमारा। अच्छा, वियोग रस पे। तो आपकी जो वियोग रस के जो आपने वर्तमान में अभी जल्दी में एक कविता लिखी है, तो वो कविता क्या है? एक कविता है जल्द में कि वादा कर लेती है वादे से मुकर जाती है, वादा कर लेती है वादे से मुकर जाती है,
वो इसलिए मेरे दिल से उतर जाती है। और कैद कैद ही नहीं कर सकता उसे कोई भी। कैद कैद ही नहीं कर सकता उसे कोई भी। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाती है। और दिल ही नहीं जिसपे मेरी जान फिदा है गौतम। दिल ही नहीं जिसपे मेरी जान फिदा है गौतम, सामने आती है और चुपके से गुजर जाती है। और इसी में एक शेर है, वो सभी के लिए मैं सजेशन कर रहा हूँ, और ज्यादातर महिला वर्ग के लिए है। और देखिएगा कि जो मेरे बास थे खाती थी जहर की गोली। मतलब जो प्रेमी लोग होते हैं, हाँ। बिछड़ते हैं, कह रहे मैं आपके, जब आप नहीं रहेंगे तो मैं गोली खा लूंगी अगर आप शादी नहीं, तो उनके लिए है कि जो मेरे बास थे खाती थी जहर की गोली, बात शादी के वो लड़की भी सुधर जाती है। बहुत खूब है। बात शादी को लड़की भी सुधर जाती है। ऐसे से लिखता हूँ मैं सभी के लिए। इन्होंने अच्छा लिखा है। शायद आप दोबारा इसे फिर बोलिएगा। ये पूरी गजल पढ़ दूं? हाँ, पूरी गजल बहुत अच्छा। और वादा कर लेती है वादे से मुकर जाती है। वादा कर लेती है वादे से मुकर जाती है। वो इसलिए मेरे दिल से उतर जाती है। और कैद कैद ही नहीं कर सकता उसे कोई भी। कैद कैद ही नहीं कर सकता उसे कोई भी। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाती है। और कम से कम कुछ तो मोहब्बत का मेरी भरम रख ले। कम से कम कुछ तो मेरी मोहब्बत का भरम रख ले। संग दिल तोड़ के दिल मेरा किधर जाती है। संग माने पत्थर दिल। संग दिल तोड़ के दिल मेरा किधर जाती है। और यही वाला जो शेर आप रिपीट करवा रहे हैं कि जो मेरे बास थे खाती थी जहर की गोली। जो मेरे बास थे खाती थी जहर की गोली, बाद शादी के वो लड़की भी सुधर जाती है। और शेर मक्ते का पढ़ना चाहूंगा कि दिल ही नहीं जिसपे मेरी जान फिदा है गौतम। कहते हैं कि उसके लिए सब कुछ निछावर है। कि दिल ही नहीं जिसपे मेरी जान फिदा है गौतम, सामने आती है और चुपके से गुजर जाती है। ये शेर हमारे हैं। बहुत अच्छे लिखे। अच्छा, आपकी जो जर्नी थी, जी, आपने बोला कि वो भैया थे, वो उन्होंने पहला मंचलित लिखा। फिर आपको इसमें किस तरीके से आप बढ़ते गए आगे और फिर आप प्रगति की ओर बढ़ते गए? प्रगति की ओर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कलम में ईमानदारी है, निष्पक्षता है और स्वयं लेखन करते हैं, तो उस लेखन कोई आपको मिटा नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे कवि देखे हैं जो जिले में ही हैं कि एक एक रचना लिखे हुए हैं और कवि बने घूम रहे हैं और कम से कम 12-12 साल हो गए हैं। वो क्या होता है, एक कम्युनिटी को गाइडलाइन करते हैं। जैसे आपने देखा हो कि एक समाज को प्रतिनिधि करते हैं कि जैसे हमने 4-5 लोग बैठा लिए और कवि सम्मेलन कर लिया, तो कवि सम्मेलन वो नहीं होता। कवि सम्मेलन होता है कि युवाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाना। बिल्कुल। और जब युवाओं को आप भागीदारी आगे बढ़ाएंगे तो साहित्य में एक नई रोचक कहानियां बन के आएंगी, कौन प्रकार किस प्रकार के लिख रहा है। अगर वही सब एक मंच पे रहते रहेंगे जो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो मंच नहीं, उसे राजनीतिक विचारधारा बोल दी जाती है। अच्छा, आपने बोला कि जैसे मेरा नाम जगमोहन गौतम है, तो इस गौतम का भी काफी प्रभाव रहता होगा। प्रभाव तो अमित भाई कह सकता हूँ, प्रभाव मेरे लाइफ में ऐसा पड़ा कि मैंने कहा कि अगर मेरे नाम के वजह से ये दिक्कत हो रही है तो मैं इस नाम को मैं आगे तक ले जाऊंगा कि आगे जो हमारे समाज के लोग, हमारे जो भी व्यक्ति हैं, जिले के जितने भी लोग हैं, वो इस नाम का गर्व करें कि हाँ, गौतम भी कोई नाम था। अच्छा, इसमें समस्या क्या आती है कि गौतम क्या, एक तो समाज में जो हमें जाति दी है ना, अब आप बताना चाहूंगा क्या होता है कि गौतम जैसे आप हैं, कुछ जगहों पे गौतम ब्राह्मण लोग लिखते हैं, कुछ जगहों पर ब्राह्मण की जगह पर जैसे गौतम एससी समाज के लिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर जैसे मैं एक कानपुर में एक कार्यक्रम था, मैं बताना चाहूंगा आपको। तो कानपुर में मेरे से फोन आया था कि जगमोहन भाई, आपको निर्णायक मंडल ने आपको स्वीकार किया है, आपको कवि सम्मेलन में आना है। हमने ओके ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट भी तय था। बाद में फोटो वोटो भेज दी। बाद में 8 दिन बाद जब कार्यक्रम नजदीक आया तो वहां से फोन किया मैंने, भैया जो बैनर हो आप सेंड कर दीजिएगा, मैंने लगाना है। तो बोले कि आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। हम क्यों? कि आप ये बताएं कि गौतम किस समाज से आते हैं। तो हमने कि गौतम समाज से मतलब नहीं होता है, आप मेरे ज्ञान को देखिए, क्या ज्ञान देखिए, तब पता चलेगा मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ। कहते हैं कि एक शायद दोहा भी है कि मोल करो तलवार का पड़ी रहे दो म्यान। वो सुना होगा, दोहा भी है। नहीं, हमने नहीं सुना। अच्छा, आप बताइए। मुझे उसका दोहा याद नहीं, मुझे ये मालूम है, लास्ट लाइन है कि मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। तलवार को देखो धार कितनी है उसमें, म्यान से क्या फायदा, म्यान तो पड़ी रहेगी ना। तो हमारे टैलेंट को देखो। अगर मैं आपके खिलाफ या आपके अच्छा लिख रहा हूँ तो बोला, तो वो बोले कि आप ऐसे समाज में आते हैं बिल्कुल, इसीलिए निर्णायक मंडल ने आपको कैंसिल कर दिया, आपको नहीं बुलाना चाहते। तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं ना कहीं आपको जाति से भी काफी प्रभाव पड़ा? जाति से बहुत प्रभाव पड़ता है।
अगर आप पीछे पांडे, दुबे, त्रिवेदी लगा लेंगे तो आपको वो लोग समाज वाले उनको ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे समाज जो उठा है, जो साहित्य की ओर उनको नहीं इतना ज्ञान है, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनको इतना शिक्षा का ज्ञान नहीं था। शिक्षा ज्ञान अभी से हुआ है, जब से संविधान और देश की आजादी मिली है, तब से शिक्षा की तरफ बढ़े हैं भाई। और वो लोग तो उस समय से ही चल रहे हैं, तो उन्हें साहित्य को ज्ञान होगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं और हमें समझ नहीं है कि साहित्य को आगे बढ़े। जब जानकार हमारे समाज में हो जाएंगे तो हम लोगों की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। अरे जगमोहन, जो आपकी समस्या है, ऐसी काफी लोगों की रही होंगी समस्याएं। बहुत से हैं। अच्छा। एक मेरे सामने थे राहुल भाई, राहुल रेड थे, वो भी ऐसे समाज के थे। वो किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूते थे। वो ये कहते थे हमारे टैलेंट को पहचानो, और किसी भी अपर कास्ट के होते तो जो भी होता वो पैर नहीं छूते, वो कहते मेरा ज्ञान पहचानो। उनका एक शेर था, इसीलिए लोग उसे मंचू नहीं बुलाते थे। उनका एक शेर था कि ये बरगद है, ये पौधों को बड़ा होने नहीं देते, कहीं इनका कद मेरे आगे ना बढ़ जाए, तो इसलिए मुझे मंचों पे खड़ा होने नहीं देते। तो ये शेर था उनका, सही था। ये बरगद है ना, जितने बड़े बड़े लोग बरगद हैं, उनकी छाव में जो पौधे होते देखना सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि उनको छाव नहीं, धूप भी मिलती है। वही हाल वो लोग करते हैं। अच्छा, जो आपने इतनी संघर्ष जीता, जैसे आपने कई मंच आपको छोड़ने पड़े सिर्फ गौतम की वजह से, गौतम गजल छोड़ने पड़े, तो आपने कभी कदा ऐसा नहीं सोचा कि हम गौतम ही लिखना छोड़ दें? नहीं नहीं, तो तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाएगी भाई। अगर जल है, जल को गर्म करोगे तो तापमान बन के उड़ जाएगा, जल खत्म हो जाए फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ही खत्म हो जाएगी, तो बस फिर अब ये फायदा क्या? हम नाम बदलेंगे या कास्ट बदलेंगे, उससे कोई बेनिफिट है? नहीं। अगर यही बात अगर बाबा साहब बदल लेते अपना, और वो विदेश छोड़ के चले जाते, तो आज क्या कंडीशन होती? उन्होंने अपना देश चुना ना। बिल्कुल बात सही। तो अंतरात्मा मेरी कहती है कि आप जिस क्षेत्र में हो, उसी नाम लेकर जो भी नहीं मंच आपको मिले, आप ऐसी कलम लिखो, ऐसी किताबें लिखो जो समाज में आपके सामने पहुंचेंगी। आदम गौड़वी साहब थे, उन्हें मंच लोग नहीं बुलाते थे, उनकी बहुत खतरनाक वो सुनी होगी, चमारों की गली में। अच्छा, शायद सत्ता में ल चुनूंगा मैं चमारों की गली में, वो उनकी कविता थी। वो बिल्कुल निष्पक्ष लिखते थे, सबके लिए लिखी उन्होंने। अच्छा, जो आदम गौड़वी साहब जी थे, उनकी कोई कविता आपको मालूम है? उनकी एक कविता है, बहुत अच्छी रचना है, जो पूरे साहित्य में धूम मचाई उसने, और मैं 4 लाइनें उसी के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप पर, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप पर, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। और जिस गली में भूखमरी की याद नाक में ऊब कर, यातना माने कष्ट देकर, कि जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फूलियां बिचारी एक कुएं में डूब कर। फूलियां माने बच्ची। और है कि है सदी सिर पर बगौनी कंडियों की टोकरी, है सदी सिर पे बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हर कुआ की छोकरी। हर कुआ माने होता है जो समाज से बिछड़े हुए वो। और चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, आयाम माने अलग अलग दिशाओं में रूप दे रही हैं, कि चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सूरज पार की मनोलिशा। मनोलिशा चमकीली चीज। और है कि यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, है यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। ये रचनाएं उनकी हैं, गंभीर पूर्वक रूप में, गंभीर पूर्वक लिखते हैं वो। हाँ, बहुत अच्छा लिखते थे वो। और उनकी रचनाएं बहुत ही समाज में एक दर्पण का काम करती हैं। जो कहते हैं कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते, कुछ नहीं होता, सिर्फ वोट के लालच में लोग उनको यातनाएं देते हैं। अच्छा, जो आपने दर्पण शब्द इस्तेमाल किया है, वो किस समाज को दर्पण दिखाना चाहते थे? दर्पण जो कहते हैं कि वो भी उसी समाज से आते थे, कि उन्होंने पहले उस चीज को देखा। वो उनका स्वर्गवास हो गया है, अभी 2 साल हुए हैं उनका, तो उन्होंने उन यातनाओं को देखा और उन्होंने यथार्थवाद पर अपनी रचनाएं लिखी, और वो यथार्थवादी ही कवि कहलाए जाते हैं। हाँ, यथार्थवाद होता है कि सामने की समस्याओं को देख करके उनको निकालना और लोगों को बताना। हाँ, ये यथार्थवादी होता है। अच्छा जगमोहन, आपसे अगर कोई व्यक्ति क्या कोई जिले में जैसे कोई लड़का हो जो आपसे जैसे अपने मन की भाषा या अपनी कविता के क्षेत्र में जिस तरीके से आपने योगदान प्राप्त किया है, उस तरीके से अगर योगदान प्राप्त करना चाहे तो आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जो भी व्यक्ति अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो जानकारी मेरे जितना ज्ञान है उतना मैं दे पाऊंगा। उसके बाद जब उनको ज्ञान होता जाएगा धीरे धीरे फिर आगे सीढ़ी पे पकड़ते हैं। मेरे को ज्ञान नहीं था, मैं पेट से कभी नहीं बना। मैंने लिखना जब सीखा, जब कंडीशन कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं,
उन कंडीशनों को जब इंसान झेल नहीं पाता, कहते हैं कि ये भी एक नशा है। जैसे आप अगर जो पुड़िया खाने वाला है तो पुड़िया खाएगा, वो गुटखा जिसे बोलते हैं। जो अल्कोहल पीता है वो अल्कोहल पिएगा, और जो सिगरेट जा करके कोने में पीते हैं उनकी वो नशा है। मैंने अटेचपन टूटने पर मैंने किसी चीज को ये नहीं कहा कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं। तो मेरा एक शेर भी है कि एक उसमें है कि तेरा एहसान है कभी जगमोहन गौतम पर जो शेर कहना सिखा दिया तूने, बोलना। ये शेर है कि तेरा एहसान है कभी जगमोहन गौतम पर जो शेर कहना सिखा दिया तूने। ये पूरा शेर मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब अभी अभी याद आ जाएगा पूरा। तो क्या कहते हैं कि मैंने उस रचना को अपना नशा बनाया है। दिल नसी दिल रुबा नहीं कोई, आप सा दूसरा नहीं कोई, और जिसकी खुशबू मुझे मिल जाती, जिसकी खुशबू मुझे मिल जाती, फूल ऐसा खिला नहीं कोई, और सारी दुनिया में ढूंढ कर देखा, सारी दुनिया में ढूंढ कर देखा, इससे बढ़कर सजा नहीं कोई, और तेरी फुरकत में जी रहे हैं। फुरकत माने होती कि तन्हाई में, तेरी फुरकत में जी रहे हैं, इससे बढ़कर सजा नहीं कोई, और आप यूं जुल्म कर रहे हो मुझ पर, आप यूं जुल्म कर रहे हो मुझ पर, जैसे मेरा खुदा नहीं कोई, और जख्म भरते भी किस तरह गौतम। एक शब्द है कि चारागर, चारागर डॉक्टर, कि जख्म भरते भी किस तरह गौतम, चारागर ही मिला नहीं कोई। तो वही हाल है ना कि जख्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। तो मैंने इस कलम का सहारा लिया, और पर डे कुछ ना कुछ लिखते थे, तो ये नशा बन गया था, और ये नशा इस मुकाम पे लाया है। ये नशा पब्लिक में जाता तो ये मतलब कहते हैं कि अच्छी विचारधारा जाती है, उत्तेजना बढ़ती, लोगों को बताते हैं कि हाँ ये लिखते हैं। अच्छा, इस समय जैसे यहाँ पर पहुंचने के लिए आपने जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति जो आपको मिले होंगे जो आपकी टांग खींच रहे होंगे, बहुत से आज तो ऐसी कोई बात हो? बात ऐसा एक समय हुआ था कि एक व्यक्ति हैं, कहते हैं कि अगर कोई लेखन करता है तो भाव एक ही होते, शब्द तो ना चेंज कर पाओगे। बिल्कुल। जैसे कोई अगर वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे वहां पे कोई परंतु लगाता है, कोई वर्ग लगाता है, कुछ और लगाता है, तो जो कविता का भाव होता है तो वही रहेगा। तो कभी कभी क्या कुछ शब्द मैच हो गए होंगे किसी के, मेरे कभी नहीं मैच हुए। एक बार शुरुआत में हुआ था तो लोग कह रहे ये शब्द मैच, तो वो कविता मेरी फिर देखी गई। तो उस कविता को देख के उसके अर्थ और मेरे अर्थ बहुत ही अलग थे। मतलब जो कविता का भाव था वो मेरा भाव बहुत अलग था। तब लोगों ने कहा कि नहीं इनकी कलम बिल्कुल सही है, अपना लिख रहे हैं। वो किसी लेखक की रचना से मेल खा रहे थे। तो कुछ शब्द थे वो उसकी रचना में, अगर चाहूँ तो 1 मिनट के लिए देख सकता हूँ उसको बोलने के लिए। तो मैं बंद कर दूं तो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग टांग खींचते उनके लिए है कि जो नजरें नहीं मिलाते थे वो नजरें मिला रहे हैं, जो नजरें नहीं मिलाते थे वो नजरें मिला रहे हैं, और दूर रहकर भी नजदीक आ रहे हैं। जो नजरें नहीं मिलाते थे वो नजरें मिला रहे हैं, और दूर होकर भी नजदीक आ रहे हैं। ये रब की इनायत है या वक्त का तगाजा, ये रब की इनायत है या वक्त का तगाजा, वो महफिल में मेरे शेरों गुनगुना रहे हैं। अरे हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये टांग खींचने वालों के लिए है। बहुत अच्छा। और इसी के लिए एक शेर है कि जमीन पर पैर रखा है, रास्ता चाहिए हमको। जो मैं टांग खींचते हैं तो मैंने जो मजबूती से कार्य करता हूँ कि जमीन पर पैर रखा है, रास्ता चाहिए हमको। मैं तिनका हूँ नदी का, किनारा चाहिए हमको, और मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं। अमित भाई, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं। अगर हम ठान लें दिल में वो मंजिल चाहिए हमको, वो मंजिल चाहिए हमको। कितना टांग खींचने रहे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अच्छा, जो आपका ऐसा संपर्क रहा तो अभी तक कोई ऐसा संघर्ष जो आपको झंझोड़ देता है अंदर से, ऐसे क्या संघर्ष था? भाई कुछ कहानियां ऐसे टाइम पुरानी घटनाओं को याद करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है नॉर्मल ही थे, और अकेले पिताजी कमाने वाले थे। तो बड़ी कठिनाइयों के साथ बीता। कभी कभी क्या होता था कि पिताजी हमारे संघर्ष करके आते, कभी वही 200-250 रुपए से उनकी थी, तो काम करके आते, फिर उसी से आटा फाटा जो भी आता था आकर के फिर खाना पीना बनता था। तो पिताजी मेरे आर्मी में पहले काम करते, टेंट मास्टर थे, आज भी हैं। तो उन्हीं के जरिए से फिर उन्होंने पढ़ाना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा भले मैं आदि खा लूंगा, बच्चों जरूर पढ़ाऊंगा। उन्होंने कभी मेरे लोगों को, भाई को कभी काम करना नहीं जाने दिया। और फिर उन कठिनाइयों से गुजरे। फिर एक कठिनाई ऐसी आई कि पिताजी मेरे बहुत ही बीमार हो गए, और क्यों न्यूरो सर्जन की दवाई चली। तो मतलब जो भी था मम्मी ने गहने फहने सब बेच दिए थे, और उस तबीयत से उबार पाया। तो आज भी पिताजी मेरे उतने ठीक नहीं जितने पहले थे।
अच्छा, ऐसे जब ऐसा माहौल आता है तो आदमी आपका साथ भी छोड़ देता है, अच्छे रिश्ते भी टूटने लगते हैं, अरे ऐसा कभी कुछ रहा? लोग तो समाज में ऐसे थे कि वो ये सोच रहे थे कि आज आज एक्सपायर हो रहे, कल हो रहे हैं। बहुत लोगों ने सोचा कि ये नहीं बचेंगे, पर सबने साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा। पर एक दो कहते रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं जो साथ देने वाले होते हैं। मेरे मामा लोग थे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और रिश्तेदार में लोग साथ छोड़ गए। तो उनका मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे संघर्ष में और हमें कठिनाई में साथ दिया। तो उनका अभी हमेशा ऋणी रहूंगा। और मेरे पिताजी आज हमारे भाई बीच में उपस्थित हैं। अच्छा, जो आपको जैसे आपने बताया कि मेरा ऐसा संघर्ष रहा, जो वाक़ई में रियलिटी में ये आदमी दुखदायक लगता है। जी, इस संघर्ष में आप कैसे वहाँ पर खड़े रहे, अडिग बनकर खड़े रहे? अडिग बनने के लिए मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनका हमेशा पिता का दर्जा उन्होंने दिया है मेरे को। हुँ, और हम उन्हें मानते हैं पिता के रूप में जो मुझे दर्जा दिया, क्योंकि उनको मैंने हमेशा हुँ, बड़े भाई उनके सामने नजर मिला के बात नहीं करा। तो आज भी हमारे बड़े भाई हैं, अगर कोई चिल्ला दे कोई तो कुछ बात करे उनको नहीं, मैं उनकी बात कभी नहीं डालता। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हम लोग छोटे भाई हम थे एक और छोटा वाला, किसी कष्ट नहीं आने थे पूरी फैमिली को, सिस्टर तक को, यहाँ तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और उनका मैं हमेशा मतलब ऋणी रहूंगा। एक तरीके से उनके कदमों में ही रहना चाहूंगा मैं। तो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत मिली है, उसके बाद मैं तो बीच का हूँ। बड़े भाई जो थे हम तो मंझले हैं, तो हमें इतना कष्ट नहीं हुआ जितना उन्होंने कष्ट झेला है। परिवार के लिए, फैमिली के लिए, भाई-बहनों के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी आगे चल के छोड़ दी थी, एलएलबी करने के बाद। और वकालत की उसके बाद छोड़ दी। उनका वो ज़्यादा मतलब है। संघर्षपूर्ण। तो जब आप अडिग बन के खड़े रहे, आपने ऊँचाइयाँ प्राप्त की, तो आपको भी अच्छा लगता होगा फिर? अच्छा ये लगता है कि चलो अब सुकून ये है कि अब घर में, मेरे घर में जो पहले का दौर था, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आटा आता था, वो दौर खत्म हो गया। हम लोग, मेरे बड़े भाई आज भी उतना ही करते हैं कि जब गेहूँ की सीज़न आती है, तो वो पहले से रुपए डाल देते हैं, गल्ला खरीद लेते हैं। पहले अभी तक गेहूँ बच जाता है मेरा 1-2 कुंटल, हम तो एक्स्ट्रा बेच देते हैं। अगले साल जब आता है तो फिर बेच के फिर दूसरा नया ले लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि भाई मेरे घर वाले पिता सब साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो काफ़ी फैसिलिटी होने के बाद में जैसे व्यक्ति के पास में फैसिलिटी भी है, ज़रूरतों के सारे सामान हैं, मुहैया हैं, फिर भी वो व्यक्ति बढ़ क्यों नहीं पाता है? उसे क्या आप बताना चाहोगे? देखो बढ़ने के लिए खर्चा भी है और काम भी है। उस स्तरीय काम नहीं मिल पाता है कि जिस स्तरीय में मिलना चाहिए। जैसे अभी मजदूर आदि समझ लो, मजदूर लोगों को 400 मिल रहे हैं। अब 400 रुपए में आप समझो कि 350 रुपए का झोला हो गया है, 5 किलो का आटा। आपको 400 में कितना घर पे ले जाएगा? और वो 5-6 दिन चलता है, क्योंकि 3-4 बच्चे कहाँ चल पाए। तो वो ऐसा काम हो फील्ड में या कहीं भी सरकार के द्वारा भी, जिससे लोगों को मुहैया कराया जा सके। नहीं, जैसे कहने में जो व्यक्ति के पास जैसे हमारी जैसी उम्र की, आपकी जैसी उम्र की लड़की हैं, जिनके पास हर चीज़ सहूलियत मौजूद है, जैसे आपके पास तो कुछ भी नहीं था, तब आप यहाँ तक पहुँच गए, ऊँचाइयों तक पहुँच गए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब चीज़ होते हुए भी वो पीछे रह जाते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो इसे क्या कहना चाहोगे? नहीं, किस्मत खराब किसी की किस्मत ही, जैसे आपने देखा था कबीरदास तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। हुँ, उन्होंने पढ़ा था कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, हुँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हुँ, उन्होंने कहा था ना, ये भी बोला था काकर पाता जोड़ के मस्जिद लई बनाए, बाकर मुल्ला हो खुदा जो खुदा वो बोला है। अच्छा, भाई भैरत हो ना है। तो वो पढ़े लिखे हैं, तब भी उन्होंने संघर्ष किया ना। तो कहने का मतलब संघर्ष व्यक्ति करना को जरूरी है। संघर्ष करना हाँ ज़रूरी है, संघर्ष करना जरूरी 4 है। जगह पैर मारना ज़रूरी है। हाँ इसी तरीके से। अगर वहां पे हैं, अगर आप अच्छी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो समय हमारा है उस समय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब जब समय नहीं आपका होगा तो बेकार है। समय परिवर्तन ही सिखाता है कि विकास हमेशा चलता है, निरंतर चलता है। विकास स्थायी थोड़ा ना होता है, ना एक रेखीय में चलता है। विकास एक तार के रूप में चलता है। आपने देखो कभी इंसान सांस से लेता है ना, हॉस्पिटल में होता है तो उसकी चलता है। तो ऐसा ही विकास है, ऐसा ही जीवन की प्रक्रिया है। आपको एक तार चलता है, एक रेखीय में चलेगा विकास, कभी नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बात सही है। और इंसान उसी विकास तौर पे काम करना तो चाहिए समय के निरंतर अनुसार। प्रयास ही आपकी जो है कला की कुंजी है। कहने का मतलब निरंतर प्रयास ही आपकी जीवन की कुंजी है। आप किस तरीके से अब उस कुंजी को इस्तेमाल करते हैं। तो जगमोहन जी, अभी हाल ही फिलहाल में आप उसका ना प्रधान पद का अच्छा, जो आपने कलम से, स्याही से अपनी कविताओं को, अपनी लेखन को लिखा है, तो इसमें शिक्षा की महत्व तो रहा होगा। बिल्कुल सच्चा महसूस हो रहा है कि मैंने जो मेरी स्नातक फरुखाबाद से हुई है और बीएड भी फरुखाबाद से हुई है। और पढ़ाई के योगदान में आगे चलते रहे और कार्य चलता चला और फिर लिखता भी रहा। नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप जो इस स्नातक तक की आपने डिग्री प्राप्त की है, क्या इसमें कविता के क्षेत्र में योगदान होता है?
बिल्कुल होता है। भाई हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद हो गए, दिनकर जी हो गए, ये कविता क्षेत्र में ही तो आते हैं। जब आप हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में उनके लोगों को जानोगे तो अपने आप कविता की रुचि बढ़ेगी आपको। और जब कविता ही नहीं पढ़ेंगे, भाई आप इंग्लिश पढ़ेंगे तभी पोएम लिख पाएंगे। जब इंग्लिश ही नहीं बोल पाएंगे तो पोएम कहाँ से लिखेंगे। अच्छा, आपके जो प्रेरक कौन रहे अभी तक प्रेरक के? प्रेरक के लिए मैं किसको दूं? वही इंसान जो अटैचमेंट रहता है। और एक व्यक्ति का मैं जरूर एहसानमंद रहूंगा, जिन्होंने, मैं आज भी उनका मतलब आभारी हूँ, जिन्होंने एक परीक्षा के लिए मुझे अपने तरफ से पैसे दिए। उस टाइम मैं बहुत कष्ट में था। उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि वो भी इस चीज को देखें कि यहाँ कि मैंने क्या किया था। उन्होंने मुझे उस पैसे दिए थे और ये कहा था कि जब आप लग जाए, सक्सेस हो जाए, तो मेरे पैसे दे देना, नहीं तो ये समझ लेना कि मैंने उधार के रूप में दे दिए। आज भी उन, और जहाँ तक मेरा संबंध टीचर के संबंध में ही रहता है, टीचर लोग जितने संपर्क में रहते हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकता। बहुत ही अच्छी हैं। आज भी कभी कदार उनसे थोड़ा तालमेल टूट जाता है, फिर चालू हो जाता है। तो उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, उनका। आप एक ऐसे जिले में आते हैं, फर्रुखाबाद जिले में, जिसमें महादेवी वर्मा जी का भी नाम रखा गया है। महादेव वर्मा छायावाद की प्रवर्तक हैं वो। अच्छा, उनके बारे में 2 लाइनें आप बताइए। क्या उनका जीवन रहा? क्या किस जीवन तरीके से? क्या, उन्होंने पढ़ाई तो इंदौर में ही रहकर की है। हुँ, और उनकी एक रचना कोई थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी थी। जो यथार्थवाद थी, वो रचना को लोगों ने पब्लिकेशन नहीं होने दिया है। हुँ, और वो एक ऐसी लेखिका हुई है जो आधुनिक मीरा के नाम से विश्व में प्रख्यात भी हैं, और उनकी रचना बहुत ही काबिल भी हैं। एक शायद उनकी रचना है, मुझे उनकी रचना को ध्यान नहीं आ रहा, काफी रचनाएं हैं। अब जब आगे होगा तो बताते उसमें रहेंगे। एक रचना में जो आपके फर्रुखाबाद जिले में महादेवी वर्मा जी का भी वहाँ पर उनका जन्म स्थल जन्म है। स्थान है। महादेव वर्मा जी की आधुनिक मीरा जी बोली जाती हैं। तो उनकी मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा, तो बहुत ही अच्छी हैं कि ये मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, ये मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बहता है बुझ जाना, जिनको बहता है मुझ जाना। ये उनकी 4 लाइनें हैं। और उन्होंने व्यक्ति के लिए कहा है कि जिनको मुस्कुराना नहीं आता फूल की तरह नहीं है, और जिनको आता है मुड़ जाना, वो कैसे टूट जाएंगे। तो दोनों की उन्होंने पेशा के तौर पे उन्होंने बात की है यहाँ पे। और इन्होंने जो है अभी जगमोहन ने वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है और सम्मानित हुए हैं। अपने जिले फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया है। तो कहीं न कहीं इनका संघर्ष भी रहा और इनके जो जो व्यक्ति जिनसे जुड़ते रहे या इन्हें जो उस मुकाम तक पहुँचाते रहे, तो उनका भी आभार है कि एक छोटे से समाज से निकला हुआ व्यक्ति, एक छोटे से गाँव शेखपुर से निकला हुआ व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता हुआ है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति का तो संघर्ष रहता है, लेकिन जो उसे वो व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म प अभी इन्होंने वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। पुरस्कार की जीता क्या, इनका जो संघर्ष रहा, उसके लिए इनका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बनता भी है और इनका संघर्ष ऐसा नहीं छोटा रहा, वो इनका काफ़ी छोटे समाज से आते हैं, एक गौतम समाज से आते हैं, जो आदमी व्यक्ति ऐसे समाज को बैठाना भी पसंद नहीं करता, बोलना नहीं पसंद नहीं करता, उस समाज से निकल कर एक छोटे से गाँव से निकल के, शेखपुर से निकल के और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुँचने की जर्नी जो इनकी बड़ी कष्टदायक रही है, शायद उन्हें लफ्ज़ों में भी ना बयाँ कर पाएँ। तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय ये पुरस्कार की यात्रा रही वो किस तरीके की रही? वो अंतर्राष्ट्रीय, अमित भाई बताना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र हैं बुलंदशहर के। हुँ, तो उन्होंने एक लिंक डाला था कि जगमोहन भाई, ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें से 20 देश के और 20-22 देश के लोग, बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जो साहित्य क्षेत्र में योगदान अपना दे रहे हैं। तो वहाँ पे विचार रखे जाएंगे और लेखन देखा जाएगा कि आप किस दिशा में लिखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के जीवन पर वो लेख लिखा गया था। तो मैंने कहा ठीक, उन्होंने लिंक भेजी थी। तो मैंने पूरा पैराग्राफ 4 पेज में लिखा था कि उन्होंने कहाँ जर्नी हुई, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे उन्हें प्राप्त हुआ, फिर उनका बोध हुआ, बोध माने लोगों को शिक्षाएं दी, फिर उनको करुणानिधि चलते गए। तो वो पूरा जीवन पर उनको लिख कर मैंने वहां भेजा था। तो वहां पे भेजने पर क्या हुआ कि वहां पे 100 लोगों समाज के, जिनको 100 लोगों को बुलाया गया था, उनकी रचनाएं वहां पे पढ़ी गई, उनके त्रुटि देखी गई क्या है क्या नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे कार्य हुआ। तो वहां पे मुझे बुलाया गया, जिसमें 3 दिन मेरे को दिल्ली में रहने का सौभाग्य मिला। और वहां पे रहे तो दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम पड़ता है, उसमें वहां 3 दिन रखा गया। पूरा एसी माहौल था, खाना पीना लेकर सब कुछ। तो वहां मुझे सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समिति ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जो उसके बाद 2 दिन बाद मैंने देखा तो मेरे नेट पर ही वो नाम चलने लगा।
अच्छा। अगर जैसे आप नेट गूगल पे कहीं डालते हैं, मेरा नाम जैसे डालेंगे जगमोहन गौतम, तो पूरा सब कुछ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पूरा पुरस्कार सब कुछ आ जाते हैं। फिर जब अच्छा आपने जर्नी रही इतनी मेरी। अच्छी ख्याति प्राप्ति की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो आपको भी अच्छा लगा होगा कि हमारा आज संघर्ष जो है कामयाब हो गया है। नहीं, वो जब वहां से लौटे थे तो पत्रकार लोग काफी लोग आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने लेख भी अखबार में निकलवाए थे और पेपर भी 4-5 पेपर में निकला था, जिसमें लिखा था कि फरका युवा सितारा, जगमोहन गौतम युवा सितारा जो हिंदी साहित्य में बनाए अपनी अलग पहचान। तो काफी लोगों ने पेपर में न्यूज दिया। मैं उन पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपना पेपर में स्थान दिया। अच्छा रहा। इनका जो संघर्ष ऐसा भी है कि इन्होंने कई दिनों तक पैदल यात्रा भी की है। यात्रा ऐसी की है कि इनके पॉकेट में रुपए होने के ना होने के बाद वजह से इन्होंने अपने जो यात्रा जर्नी चालू रखी। कई स्थानों पर ये पैदल ही गए हैं, क्यों इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। क्या ऐसी भी आपकी जर्नी थी? जर्नी तो शुरुआत से ही ऐसी थी कि आपको बताया भी था कि पहले छोटे पे ले लो। कभी कभी क्या होता कि इंटर कॉलेज में पढ़ते थे स्वराज में ही, यहाँ कमालगंज में, तो पर डे हमारा अप डाउन होता था। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका अभी भूतकाल में आप जो है प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे, जी। तो उसकी क्या रहेगी आपकी भूमिका? भूमिका ये है कि देखो, राजनीति शुरुआत तुरंत नहीं होती है। राजनीति आपको सीखनी पड़ती है और कुछ राजनीति में रह सकते भी हैं। और आपको भी पता है कि मैं 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, राजनीति वहां सीखी। फिर उसके बाद मैं गांव में रह करके लिखा पढ़ी का काम करता रहा, जैसे जनगणना हो गई, पेंशन काम हो गई, सब काम करते। तो उसी से हम सीट आ गई तो मैं लड़ गया था, तो वो ठीक ठाक मिले मुझे। फिर दोबारा प्लान का प्रधान की तैयारी कर रहा हूँ मैं। यह वो ऐसे व्यक्ति हैं, यह एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा को आधा ही छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि अपने समाज को सुधारें, कि जहां से इनका लालन पालन हुआ, अगर हम उसी समाज को ना सुधार पाए तो हम ऐसे समाज को क्या बना के रखते हैं। फिर इन्होंने अपने प्रधान पद का उम्मीदवार बने और इनके कई लोगों ने इन्हें सराहाया भी और कई लोगों ने इन्हें अपना प्यार भी दिया है। लेकिन किसी कारणवश प्रधान पद में ये विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो अब वर्तमान में आने वाले चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहेंगे, दावेदार भी रहेंगे और अपनी वो गलतियों को सीखेंगे कि हमारी क्या गलतियां रही जो हम इस समाज को बेहतर नहीं बना सके। अच्छा, आपको समाज किस तरीके का लगता है कि जो चीजें 20 साल में नहीं सुधर पाएंगी वो आप सुधारोगे? देखो, समाज नंबर 1 तो पहले बिकना बंद करें। जब आप बिकना बंद कर देंगे तो आप अपना अधिकार ले सकते हैं। कहते नहीं कि अधिकार छीने जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। जब अधिकार नहीं देगा आपको, जब आप नहीं बिकेंगे तो उससे अपने अधिकार लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको कुर्सी देगा बैठने के लिए, और जब उसी समय बिक चुके होंगे तो वो कुर्सी नहीं, बाहर ही खड़े होकर आप बात कर पाएंगे, उससे नजर से नजर नहीं मिला पाएंगे। इसलिए ये काम गांव में आधा विकास नहीं हो पाता इसी मुद्दे पर। और हमारे समाज में आगे की ओर बढ़ते रहे और इन्होंने शिक्षा के ऊपर भी हमें बताया है कि हम इस तरीके की शिक्षा को हमें बताना चाहते हैं कि शिक्षा हर बच्चे के पास हो, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है स्तर है, क्योंकि शिक्षा से ही हम सोचने का विकास कर सकते हैं किस तरीके से। तो अगर हम अपने परिवार को, अपने जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ाएंगे तो वो भी एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे, एक ऐसे लड़के बनेंगे जो अंतरराष्ट्रीय तक जाएंगे और अपने अपने नहीं, अपने समाज का, अपने जिले का और अपने परिवार का सर गौरव से ऊपर करेंगे।